हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आज हम लोग इस पॉलीथीन की मदद से समझेंगे गॉस का नियम। ठीक है, गॉस जैसा कि आप जानते हैं, गॉस एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक नियम दिया जिसे गॉस का नियम बोला जाता है। ये गॉस का नियम होता क्या है हम लोग आज समझेंगे। और प्लस जो गॉस के नियम से जो व्यंजक होगा उसको भी बहुत ही यूनिक तरीके से हम लोग आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा स्टेटमेंट देखते हैं, कथन देखते हैं गॉस का कि गॉस ने क्या बताया। देखिए, उससे पहले आप देख लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसमें एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। एक बंद पृष्ठ है, देखिए ये एक बंद पृष्ठ है, चारों तरफ से बंद है और इसके अंदर एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक, तो कभी भी कोई आवेश अगर होगा तो अपने चारों तरफ कोई आवेश क्या बनाता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या होता है ये भी जानना आपको पड़ेगा। अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स पे एक लेक्चर बना हुआ है। बट स्टिल कि मैं 1 मिनट में आपको समझाता हूं कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे क्षेत्र रेखाएं हैं, कुछ क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं और यहाँ पे मैं एक छोटा सा पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे रख दूं, तो इस पृष्ठ से जो क्षेत्र रेखाएं पास होंगी, या यूं कहें जो क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत पास होंगी। कैसे अभिलंबवत? अभिलंबवत का मतलब ये आपको दिख रहा है। ये मान लीजिए कि क्षेत्र रेखाएं हैं और ये कैसी पास हो रही हैं, सीधे 90 डिग्री पे। थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है बट आप समझिए इस बात को कि ये सीधी रेखाएं पास हो रही हैं। तो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाएं, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत, ये बात भी आपको याद रखना पड़ेगा कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, अभिलंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो गया, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली अभिलंबवत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स बोला जाता है। तो ये जो आवेश है ये भी आवेश क्या बनाएगा, क्षेत्र रेखाएं बनाएगा। तो इस बंद पृष्ठ से बाहर की ओर ये क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो अगर किसी पृष्ठ से ये रेखाएं निकल रही हैं अभिलंबवत, तो इसी को वैद्युत फ्लक्स बोला जाएगा, मतलब वैद्युत फ्लक्स यहां भी होगा। तो गॉस का नियम यही बताता है कि अगर आपके पास एक बंद पृष्ठ है, जैसा ये एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर कुछ आवेश रखा हुआ है, तो ये आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न करेगा। और ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत जो निकलेंगी इस सतह से, बंद सतह से, तो वो अभिलंबवत रेखाएं वैद्युत फ्लक्स होगा। वो अभिलंबवत रेखाओं की संख्या क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। तो भैया गॉस बोलते हैं कि अगर बंद पृष्ठ है और उसमें आवेश रखा है तो उस आवेश की वजह से जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स होगा कितना, ये बताता है गॉस का नियम। तो क्या बोलते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से, देखिए किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, तो हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, इससे जो गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से। तो जो टोटल फ्लक्स होगा उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का, यहां पे आवेश कितना है, क्यू, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा। ये कौन बताता है, गॉस जी बताते हैं। गॉस जी क्या बताते हैं कि आपके पास अगर एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर कुछ आवेश रखा हुआ है, तो इस आवेश की वजह से जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा कितना, वो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होगा कितना, उसके अंदर जो आवेश रखा हुआ है उसका 1/ε0 गुना होगा।
उसका क्या होगा, 1/ε0 गुना होगा किसका, आवेश का। ये तो बताते हैं गॉस जी। तो बच्चों हमें गॉस का नियम पता चल गया कि गॉस जी क्या बताते हैं कि अगर हमारे पास एक बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश रखा हुआ है, तो किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे आवेश के वजह से जो फ्लक्स होगा कितना होगा, उसके अंदर जो आवेश रखा हुआ है उसका 1/ε0 गुना होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमाण मतलब कि क्या सत्य में ये यही है और ये आता कैसे है, ये व्यंजक आया कहां से है, इसको अब हम लोग करेंगे प्रूफ। ठीक है, क्या करेंगे, प्रूफ, प्रमाण। क्या देखेंगे, प्रमाण, ऐसे। ठीक, तो अब यहां पे आप देखिए कि एक प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक। तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण स्टार्ट कहां से करेंगे, हम लोग पहले इस बंद पृष्ठ पे कहीं भी एक छोटा सा अल्पांश ले लेंगे और इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। छोटा सा अल्पांश से हम लोग देखेंगे कि इस छोटे अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स कितना है, और इसके बाद इस अल्पांश के कारण जब हमको विद्युत फ्लक्स का मान पता चल जाएगा तो हम लोग उस फ्लक्स को करेंगे समाकलन। तो इस पूरे एरिया से, पूरे क्षेत्रफल से कितना विद्युत फ्लक्स पास हो रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो छोटा सा अल्पांश, इसको हम नाम देते हैं ds। ठीक है, क्या नाम देते हैं, ds। अच्छा, इसका यहाँ पे एक बिंदु हम P रखते हैं, यहां से r दूरी पर एक बिंदु P है। ठीक है, प्लस क्यू आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पे एक छोटा सा अल्पांश ds लिया गया है। ठीक, और यहीं पे इस अल्पांश के कारण सबसे पहले हम लोग विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और जितना मान आएगा उसको समाकलन करेंगे, तो इस पूरे क्षेत्रफल की वजह से कितना फ्लक्स आएगा वो मिल जाएगा हमको। चलिए एक टर्म जानते हैं जिसे ds वेक्टर के नाम से जाना जाता है। ds वेक्टर क्या होता है कि ये एक लाइन होती है जस्ट किसी भी क्षेत्रफल के परपेंडिकुलर यानी लंबवत एक लाइन होती है जो उस क्षेत्रफल की दिशा बताती है, जिसे ds वेक्टर कहते हैं। मतलब ये टर्म आपको जानना पड़ेगा कि किसी भी क्षेत्रफल का जो दिशा होगा उसको ds वेक्टर लिखा जाएगा, और जो ds वेक्टर होता है हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे ही बनता है। तो इस ds का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो 90 डिग्री पे हमने बना दिया सीधा। और इस Q के कारण वैद्युत फ्लक्स कब बनेगा, जब इससे अभिलंबवत रेखाएं गुजरेंगी, 90 डिग्री पे। तो यहाँ पे हम इसको अभिलंबवत जो रेखाएं हैं उसको ई के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इसको हमने ई नाम दिया। यहां इस क्यू आवेश के कारण जो रेखाएं गुजर रही हैं उसको बोला ई, और इस छोटे से अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा जस्ट इसके 90 डिग्री पे होगा, और उसी डायरेक्शन में ई भी है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो समझने वाला बात है ये है कि क्षेत्रफल की जो दिशा है और इस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं वो एक ही डायरेक्शन में निकल रही हैं, मतलब ds और e। तो हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। यहाँ पे मैं लिखता हूं, अब एक ही डायरेक्शन में अगर है तो थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि देखिए ये अगर ds वेक्टर होता, मतलब इस अल्पांश का जो दिशा है वो ds वेक्टर होता, और निकलने वाली जो रेखाएं हैं ऐसे होती, तो हम कहते हैं यहाँ पे थीटा कोण बन रहा है। लेकिन निकलने वाला जो रेखाएं हैं वो भी तो उसी डायरेक्शन में है, और अगर ये 90 डिग्री पे है, अगर निकलने वाली रेखाएं 90 डिग्री पे नहीं होंगी, अभिलंबवत नहीं होंगी, तो विद्युत फ्लक्स नहीं बनेगा। तो ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 90 डिग्री पे, इन दोनों के बीच का जो कोण कितना है, 0 डिग्री। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी
इसका उपयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए, अब चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमाण कैसे देखेंगे? सबसे पहले देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण हम क्या करेंगे कि सबसे पहले प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। लिखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, ठीक, तो बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आपको पता होगा। क्या होता है कि तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो तीव्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। समीकरण इसको मानता हूं 1। ठीक है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, हमने पढ़ा है। इसके बाद इसको समीकरण 1 मान लिया। अब लिखेंगे, अब अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स। देखिए, हमने क्या कहा कि सबसे पहले छोटे से अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। इसके बाद उसको समाकलन करेंगे। तो समाकलन जब करेंगे तो सारे एरिया से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो आ जाएगा, और वही हमको चाहिए भी। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, विद्युत फ्लक्स भी इससे जस्ट पहले, विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है हमने देखा है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप समझिए कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है किसका? विद्युत फ्लक्स का। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ए क्या है? एरिया है। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा डीएस वेक्टर और ई वेक्टर, डीएस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का कोण है। कौन? कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर हम अल्पांश एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो डी भी लगाएंगे। कैसे? डी फाई ई। ठीक है, विद्युत फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स का तो फार्मूला होता है फाई ई ए कॉस थीटा। तो डी लगाना पड़ेगा क्योंकि हम अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं। तो डी फाई ई, और ई के लिए तो ई ही रहेगा। एरिया कितना ले रहे हैं? अल्पांश, मतलब डीएस। कितना? डीएस। और कॉस थीटा, बच्चों थीटा का मान यहाँ पे क्या है? अभी देखिए, थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री है। थीटा का मान क्या है? 0 डिग्री। तो इसको क्या मैं लिख दूं? ई डीएस और कॉस 0, कॉस 0। तो ये क्या हो जाएगा? ई इंटू डीएस, और कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे 1 होता है, तो 1 हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, ई डीएस। क्या इतना समझ में आया? अब देखिए, समीकरण 1 से ई का अगर यहाँ पे मान रखें आप, तो क्या हो जाएगा? फाई ई, डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर इंटू डीएस। ये हमें मिल गया डी फाई ई। ठीक है, इसको समीकरण 2 डाल दीजिए। देखिए क्या मिला? डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर डीएस। मतलब अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, इस अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आया? डी फाई ई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर डीएस। लेकिन हमको चाहिए पूरे क्षेत्रफल से गुजरने वाला, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला। तो हम लिखेंगे पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे? तो समीकरण 2 का जो निकला है अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो निकला है, उसी का जब हम समाकलन करेंगे तो हमें मिलेगा पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स। तो देखिए दोनों साइड क्या करेंगे, समाकलन। समाकलन का चिन्ह लगाइए, डी फाई ई बराबर समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू डी एस। इसका समाकलन करेंगे तो पूरे बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स निकलेगा ये हमको मिल जाएगा। तो देखिए अगर हमको dx का समाकलन करना है, किसका, dx का, तो dx का समाकलन हमेशा क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे d फाई ई का समाकलन करना है तो d हट जाएगा, देखिए यहाँ पे d हट गया, x आ गया, तो यहाँ पे d हट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका समाकलन, फाई ई। और यहाँ पे ये आपका कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये कॉमन आ जाएगा, कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू समाकलन ds। तो अब देखिए ds का समाकलन क्या होगा, देखिए ds का समाकलन क्या हो जाएगा, d हट जाएगा तो s आएगा। s क्या है, एरिया है किसका, इस गोले का, पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है, ये क्या है, क्षेत्रफल। यहां पे हमने ds लिया मतलब छोटा सा एरिया लिया, और इसका समाकलन करेंगे तो s आएगा। और s क्या है, s क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इतने के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर इंटू, इसका देखिए समाकलन करेंगे तो यस आएगा। और एस क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से देखिए कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, ए आर स्क्वायर और ए आर स्क्वायर, 4 पाई और ये 4 पाई, बचा क्या, देखिए क्या बचा, एक तो एप्सिलॉन नॉट बच गया और एक क्यू बच गया, एक क्या बचा, क्यू, और एक क्या बचा नीचे बटे में, तो इसको लिख देंगे 1/एप्सिलॉन नॉट। तो जब टोटल हमने सॉल्व किया तो व्यंजक क्या निकल के आया, पूरे इस क्यू आवेश के कारण इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट, इतना निकल के आया। और यही होता है गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस प्रमेय, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो होगा उसके अंदर रखे हुए आवेश के 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। और ये देखिए फाई ई बराबर क्या आया, Q इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, यही था गॉस प्रमेय। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, खासकर जो एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।